आज जो है वाष्पन एवं वाष्प दाब का अध्ययन करना है। वाष्पन किसे कहते हैं एवं वाष्प दाब किसे कहते हैं, उनको हमें पढ़ना है। इवापोरेशन यानी वाष्पन एंड दी वेपर प्रेशर वी कॉल दी वाष्प दाब। अब यहाँ पर एक पात्र देख रहे हैं, नीचे बर्नर लगा हुआ है। बर्नर की सहायता से इस पात्र को हम गर्म करते हैं। यहाँ एक द्रव जो है कोई विलायक रखा गया है। जैसे ही द्रव विलायक को हम गर्म करते हैं तो जो द्रव के अणु हैं वह वाष्प के अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को वाष्पन की क्रिया कहते हैं। तो जब किसी पदार्थ के अणु जो द्रव अवस्था में हो और द्रव अवस्था से वाष्प के अणुओं में यानी गैसीय अवस्था के अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं तो इस क्रिया को वाष्पन की क्रिया कहते हैं। अब यदि इस पात्र के ऊपर हम एक ढक्कन लगा दें तो यह जो गैस के अणु हैं इस ढक्कन से टकराएंगे। तो न केवल इस बर्तन की दीवारों से माने ऊपर की ओर दीवारों से, अपितु जो है वह जो गैस के अणु बनेंगे वह इस द्रव की सतह पर भी दाब डालेंगे। इस द्रव के सरफेस पे भी जो है दाब डालेंगे। तो इसी को हम वाष्प दाब कहते हैं, द्रव का वाष्प दाब। पहले द्रव है, फिर गर्म हुआ तो उसका वाष्प बना और पुनः वह वाष्प जो है इसी द्रव की सतह पर दाब डालने का काम करता है। इसीलिए उसको बोलते हैं द्रव का वाष्प दाब। पहले द्रव है तो जब किसी द्रव को या विलायक को किसी बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं तो द्रव या विलायक के अणु गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार न केवल वह जो है गैस के अणु बर्तन की दीवारों पर अपितु द्रव की सतह पर भी कुछ दाब डालते हैं। इसे हम द्रव का वाष्प दाब कहते हैं, लिक्विड वेपर प्रेशर कहते हैं, लिक्विड वेपर प्रेशर कहते हैं। और वाष्पन की क्रिया को जो है अगर समझना है तो जब किसी द्रव को गर्म करते हैं, द्रव के अणु गैस के अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं तो इस क्रिया को वाष्पन की क्रिया कहते हैं। तो पहले वाष्पन, अब फिर वाष्प बन गया तो इस ढक्कन पे आप लोग देखे होंगे दैनिक जीवन में उसका उपयोग भी है। प्रेशर कुकर है, उसमें पानी रख दीजिए, नीचे से गर्म करिए, क्या होता है पानी के अणु वाष्पशील हो जाते हैं। जैसे वाष्पशील हो जाते हैं तो वह जो है ऊपर ढक्कन पे जो है प्रेशर डालते हैं और ढक्कन में लगी हुई जो सीटी होती है वो क्या हो जाती है, उठ जाती है, उधर से गैस निकल जाता है, निकलता है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, वो बर्तन की दीवार पर भी जो है दाब डाला है और उस द्रव के ऊपर भी दाब डालता है, इसीलिए इसके अंदर भोजन जल्दी पक जाता है कुकर में। लेकिन यदि इस प्रेशर को आप बंद कर दें, ढक्कन को बंद कर दें, सीटी को बंद कर दें तो फिर इसका ढक्कन तोड़ के निकल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ वाष्पन की क्रिया जब किसी द्रव या विलायक को गर्म करते हैं तो द्रव के अणु गैस के अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को इवापोरेशन यानी वाष्पन की क्रिया कहते हैं। अब द्रव का वाष्प या द्रव के वाष्प के अणु न केवल बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं अपितु उस द्रव की सतह पर भी कुछ दाब डालते हैं। इसे द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। क्योंकि यह वाष्प किससे बना है, द्रव से बना है, तो द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। समझ में आ गया, लिक्विड वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, करिए। हाँ, तो इसको लिखेंगे वाष्पन एवं वाष्प दाब को लिखेंगे। जब किसी द्रव या विलायक को गर्म करते हैं तो द्रव के अणु गैस के अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। गैस के अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। वाष्पन कहलाता है। अब लाइन छोड़ के लिखेंगे, इस प्रकार द्रव का वाष्प
न केवल बर्तन की दीवारों पर, न केवल बर्तन की दीवारों पर, अपितु द्रव की सतह पर कुछ दाब डालता है। द्रव की सतह पर कुछ दाब डालता है, उसे द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। उसे द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब कहते हैं। इस फिगर को बना लेंगे, इस फिगर को बनाइए। प्यारे बच्चों, अब हमें अध्ययन द्रव का वाष्पन किन कारकों पर निर्भर करता है उसको जो है पढ़ना है। तो सबसे पहले यदि कोई द्रव दिया गया है तो उस द्रव की प्रकृति यानी नेचर ऑफ लिक्विड, उस पर जो है वाष्पन निर्भर करता है। अब द्रव की प्रकृति है क्या, उसको ध्यान से समझेंगे। एक आपका जो है पात्र है, जिस पात्र में जो है कोई द्रव या विलायक रखा गया है, ठीक। अब यहाँ पर जो द्रव के अणु हैं वह टेढ़े मेढ़े परिपथ पर घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो द्रव के कणों की इस गति को ब्राउनी मोशन कहते हैं, हम ब्राउनी गति कहते हैं। तो जब किसी द्रव के जो अणु होते हैं, द्रव के अणुओं के बीच एक आकर्षण बल भी काम करता है। ठोस के अणुओं के बीच लगने वाला अंतराणु का आकर्षण बल अधिक होता है, द्रव में थोड़ा कम होता है और गैस में नगण्य होता है। तो द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला जो अंतराणु का आकर्षण बल है, ध्यान से समझेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसे कहते हैं। अंतराणुक आकर्षण बल। किसी द्रव में अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को इंटरमॉलिक्यूलर रिफोर्सनेबल फोर्स बोलते हैं, अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं। अब जिन अणुओं के बीच में यह आकर्षण बल का मान अधिक होगा, माने अणु एक दूसरे के प्रति एकदम आकर्षित रहेंगे, तो उन अणुओं का वाष्पन कम होगा, क्योंकि यह गैस के अणु में तब्दील नहीं होगा, इससे जुड़ा रहेगा। यह अणु और यह अणु एक दूसरे से जुड़े होंगे तो जल्दी वाष्पीकृत नहीं होगा, क्योंकि आकर्षण बल एक दूसरे को बांधे रखते हैं। तो इसलिए जिन द्रवों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल अधिक होगा, उनका वाष्पन दर कम होगा, और जिनका जो है अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल कम होगा, उनका वाष्पन अधिक होगा। इसीलिए ईथर, अल्कोहल, इनका वाष्पन अधिक होता है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल कम होता है। और जल का जो है वाष्पन होता है, लेकिन इनकी अपेक्षा कम होता है। तो वाष्पन सबसे अधिक ईथर का होता है, उसके बाद अल्कोहल का, उसके बाद जल का होता है। तो वाष्पन दर का बढ़ता क्रम, वाष्पन दर का बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग आर्डर टू दी वेपरेशन रेशियो ऑफ वेपरेशन। तो ईथर और अल्कोहल का, तो ईथर का सबसे अधिक जो वाष्पन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके बीच लगने वाले, अणुओं के बीच लगने वाले जो आकर्षण बल होंगे वो बहुत कम होते हैं। तो जब आकर्षण बल नगण्य होगा तो बहुत जल्दी से ऊपर की ओर गैसीय अवस्था में चला जाएगा। वहीं द्रव के अणु, जो पानी के अणु होते हैं, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल अधिक होता है, तो उनका वाष्पन कम होता है, इनके मुकाबले होता है लेकिन कम होता है। तो अगर कोई भी द्रव है और उसके अणुओं के बीच का जो है आकर्षण बल अधिक होगा, वो वाष्पीकृत जल्दी नहीं होगा। पानी ठंडा है तो अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, तो उसको आगे नॉर्मल करेंगे, गर्म करेंगे, धीरे धीरे तो नॉर्मल होगा, फिर और गर्म करेंगे तो और ज्यादा गर्म होगा। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि गतिशीलता बढ़ेगी तो उसके बाद अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होगा, उसके बाद वाष्पन की क्रिया प्रारंभ होती है। तो ईथर और अल्कोहल का वाष्पन दर अधिक और जल का कम होता है। अगर इसका एक दूसरा जो है आप वरीयता क्रम को देखें
तो अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल सबसे अधिक जल का होता है, और जल के बाद जो है एल्कोहल का होता है आकर्षण बल, और सबसे कम आकर्षण बल ईथर का होता है। यह आकर्षण बल का बढ़ता क्रम है, आकर्षण बल का बढ़ता क्रम। तो वह द्रव जिसमें अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, अंतराणु का आकर्षण बल का मान अधिक होगा, उनका वाष्पन कम होगा। देखिए यहाँ पे कम है ना। और वह द्रव जिसका अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान सबसे न्यून होगा, उनका जो है वाष्पन दर उतना ही अधिक होगा। बात समझ में आया? तो इसका एक आपको बनता है कि वाष्पन दर वेपरेशन रेशियो, वेपरेशन रेशियो को वाष्पन दर कहते हैं, समानुपाती। वन अपान व्युत्क्रमानुपाती आकर्षण बल के, अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के। माने आकर्षण बल का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो वाष्पन दर कम होगा। अब वाष्पन दर यदि बढ़ेगा तो इसका मतलब अणुओं के बीच आकर्षण बल कम हो रहा है। बात समझ में आया ना? तो मैं इसको बोल दे रहा हूँ, इसको आगे लिख लेंगे। देखिए नंबर 1, द्रव की प्रकृति, यह प्रोसीजर लगाएंगे। द्रव की प्रकृति लग गया, नेचर ऑफ लिक्विड। लिखिए द्रव के अणुओं के बीच, द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला अंतराणुक आकर्षण बल, अंतराणुक आकर्षण बल कम होने पर, कम होने पर वाष्पन दर अधिक, वाष्पन दर अधिक वाष्पन दर अधिक होता है। परंतु जिन द्रवों में, परंतु जिन द्रवों में अंतराणुक आकर्षण बल, अंतराणुक आकर्षण बल अधिक होता है, अधिक होता है, उनका वाष्पन दर, उनका वाष्पन दर कम होता है, वाष्पन दर कम होता है। हो गया? अब लाइन छोड़ के लिखेंगे, लाइन छोड़ के लिखिए। किसी द्रव का वाष्पन दर किसी द्रव का वाष्पन दर द्रव के अणुओं के बीच द्रव के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के, द्रव के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको लिखिए, रेशियो ऑफ वेपरेशन यानी वाष्पन दर डायरेक्टेड टू 1/V फोर्सनेबल फोर्स यानी आकर्षण बल या अंतराणुक आकर्षण बल। अब इससे आपका डिफिनीशन याद हो जाएगा। बात समझ में आया? अब नीचे जो है लिखेंगे उदाहरण, उदाहरण हो गया। अब उदाहरण में जो है 1 नंबर लगा के इसको लिखेंगे, आगे आकर्षण बल वाला को दिखाएंगे कि जल के मॉलिक्यूल्स में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स सबसे अधिक होता है, उसके बाद
उससे कम एल्कोहल में, सबसे कम ईथर में होता है। इसको बनाएंगे 1 नंबर लगा के, वरीयता क्रम को दिखाएंगे। ये लिख लिया आप लोग उदाहरण में। अब आकर्षण बल में हमने दिखा दिया कि जल का सबसे अधिक, उससे कम एल्कोहल का और सबसे कम ईथर के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो जब ईथर के अणुओं का आकर्षण बल सबसे कम होता है तो इसीलिए वाष्पंदर ईथर का सबसे अधिक होता है। अब उसके नीचे 2 नंबर लगा के, रोमन में 2 नंबर लगाएंगे और इस वरीयता क्रम को, प्रोटोकॉल को लिख देंगे। ईथर का रेशियो ऑफ वेपरेशन जो है अल्कोहल और जल की अपेक्षा सर्वाधिक होता है। बात समझ में आई? तो ये रहा बच्चों द्रव की प्रकृति, माने किसी द्रव का वाष्पन दर जो है, वेपरेशन जो है, रेशियो ऑफ वेपरेशन किन कारकों पर निर्भर करता है। उसमें पहला हमने बताया नेचर ऑफ लिक्विड, द्रव की प्रकृति। बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? अब दूसरा है सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल। अब सरफेस एरिया पर भी जो है कहीं ना कहीं वेपरेशन दर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है उसको हम समझेंगे। पहले आपको हम उदाहरण देंगे, बात समझाए ना, और उदाहरण से फिर परिभाषा की तरफ लेके आएंगे, क्योंकि उदाहरण से जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है? सरफेस एरिया ध्यान दीजिए। आप लोग अपने गांव में देखे होंगे गन्ना का जहाँ पेराई की जाती है तो उस कुल्हाड़ में जो है बड़ा सा एक कड़ाहा होता है और गन्ना का रस उसमें डाल दिया जाता है और नीचे से हीट किया जाता है। तो उसका एरिया बहुत चौड़ा होता है, क्षेत्रफल बहुत ज्यादा चौड़ा होता है, गहराई कम लेकिन क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है। तो जब उस नीचे से हीट करते हैं तो उसमें भाप की मात्रा बहुत ज्यादा निकलती है और चारों तरफ से निकलती है। जितना एरिया में वो पानी, वो आपका रस फैला हुआ है उतना से, तो उसमें 2-3 घंटे में वो सारा रस जो है वेपरेशन होकर उसका जो लिक्विड है, पानी की मात्रा है वो ऊपर, और जो भी मिठास है वो गुड़ बन के अलग हो जाता है। होता है ना? तो वहां पर अगर क्या जरूरत है उतने बड़े चूल्हे को बनाने की और उतना बड़े बर्तन में रखने की, उसको एक हम बहुत गोलाकार आकृति का अंडा ले लेते, उसी में रख के और हीट कर देते। लेकिन नहीं, उसका आपको आयतन जो है, इसका क्षेत्रफल जो है ज्यादा है सरफेस, तो सभी पृष्ठ पर जो है वाष्पन की क्रिया होगी। और इसी सरफेस एरिया को जो है छोटा कर देंगे तो एरिया छोटा होने पर अब कम सरफेस वाला अगर एक है पात्र तो बस इतने ही में न होगा, गहराई बढ़ा देंगे और गहराई तो बढ़ा दिया तो गहराई बढ़ाने पर आयतन तो उतना ही होगा, लेकिन क्षेत्रफल जो है जो नीचे सरफेस का है वो कम ना हो गया। और पहले वाला का क्या है, गहराई कम कर दिए और एरिया को बढ़ा दिया, दोनों के आयतन बराबर है। इसकी गहराई अधिक कर दिए, जो छोटा पात्र है, देखिए इधर बना देते हैं, एक बड़ा पात्र है, ये छोटा पात्र है, इसकी गहराई अधिक कर दी तो आयतन दोनों के समान है, लेकिन क्षेत्रफल जो है इसका अधिक है, इसका कम है। तो ये बराबर रस की मात्रा रखा जाएगा या किसी द्रव की मात्रा रखा जाएगा तो इसमें उबाल बहुत तीव्र गति से होगा, बहुत जल्दी से जो है जो वेपरेशन की क्रिया होगी वही इसमें बहुत कम होगी। दाल बनाते हैं ना या चावल बनाते हैं तो कुछ भोज्य पदार्थ कढ़ाई में बनाते हैं और कुछ भोज्य पदार्थ जो है प्रेशर कुकर में बनाते हैं और कुछ जो है उसमें बर्तन जो पतीली क्या कहते हैं उसको, उसमें बनाते हैं ना। तो जो मुख खुला हुआ है उससे वेपरेशन होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो बड़ा सरफेस वाला एरिया है, तो यदि कोई द्रव होगा तो पूरे द्रव के सरफेस एरिया पर जैसे जैसे पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा वाष्पन दर बढ़ेगा, और यह पृष्ठ क्षेत्रफल जो है छोटा होगा तो वाष्पन दर कम होगा। तो कहीं ना कहीं पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो इसका जो है आपको फार्मूला हो जाता है कि वाष्पन दर, किसी द्रव का वाष्पन दर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होता है।
यानी कि पात्र के सरफेस एरिया को जो है बढ़ाने पर रेशियो ऑफ वेपरेशन बढ़ता है और सरफेस एरिया को कम करने पर रेशियो ऑफ वेपरेशन कम होता है। बात समझ आया? उसी रस को अगर आप एक गोलाकार आकृति वाले पात्र में रखकर अगर वेपरेशन करेंगे तो 3 घंटे में वो नहीं होगा, दिन भर लग जाएगा, तब जाके जो है वाष्पन की क्रिया संपन्न होगी और गुड़ बनेगा, बहुत समय लगेगा। उसका मुख छोटा कर दिया जाए और गोलाकार आकृति का करके और चूल्हे में जलाया जाए तो उसमें के रस को उबालने में बहुत समय लग जाएगा। बात समझ आए ना? तो रेशियो ऑफ वेपरेशन जो है सरफेस एरिया के समानुपाती होता है। बात समझ में आया? और अभी लिखवा दूंगा। और तीसरा आपका टेम्परेचर है, ताप था ना, तो ताप अगर बढ़ा देंगे तो वाष्पन दर तीव्र होता है, ताप घटा देते हैं तो वाष्पन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको लिख लेंगे, बोले पृष्ठ क्षेत्रफल वाला में, सरफेस एरिया वाला में लिखिए, किसी द्रव या विलायक का वाष्पन दर किसी द्रव या विलायक का वाष्पन दर द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। अर्थात पात्र का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पन दर बढ़ जाता है। नहीं, घटाने वाला नहीं लिखवाएंगे, कोई जरूरी नहीं, बस वो ही लिखवाना है। मैं इसको नोट करिए, रेशियो ऑफ वेपरेशन समानुपाती सरफेस एरिया। हो गया। और 3 नंबर ताप, 3 नंबर लगाइए, ताप। बोले ताप में लिखें, किसी द्रव का ताप वृद्धि करने पर वाष्पन दर अधिक एवं ताप न्यून करने पर, ताप में कमी करने पर वाष्पन दर कम हो जाता है। वाष्पन दर कम हो जाता है। हो गया। अब एक नीचे समीकरण लिख लेंगे। देखिए, ये आपका द्रव है, क्या है? द्रव है, दिखाई दे रहा होगा नंबर साहब? द्रव है। और इस द्रव को जब आप गर्म करते हैं, देखिए हमने डेल्टा का निशान बनाया है, जब द्रव को गर्म करते हैं तो वह गैस के अणुओं में परिवर्तित हो जाता है। तो जब गर्म करते हैं तो इस क्रिया को जो है हम क्या बोलते हैं? वाष्पन की क्रिया बोलते हैं। लेकिन फिर अर्ध तीर हमने रीबैक किया। इधर देखिए, आप लोग इधर देखिए ना, फिर मैं मिटाऊंगा नहीं, देखिए इधर। जब किसी द्रव को गर्म करते हैं, द्रव के अणु गैस के अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इस क्रिया को वाष्पन की क्रिया, इवापोरेशन प्रोसीजर कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं एनी लिक्विड सम हीट एंड लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर चेंज आउट टू द गैसेस स्टेट ऑफ मैटर, वी कॉल द प्रोसीजर इज द इवापोरेशन प्रोसीजर। अंग्रेजी में बोलते हैं। और हिंदी में जब किसी द्रव के अणु को गर्म करते हैं तो द्रव गैस के अणुओं में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को वाष्पन की क्रिया कहते हैं। परंतु
गैस के अणुओं को यदि ठंडा करना प्रारंभ करें तो वह गैस के अणु पुनः द्रव की बूंदों में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाते हैं। इस क्रिया को संघनन की क्रिया, कंडेंसन की क्रिया कहते हैं, संघनन की क्रिया कहते हैं। क्या कौन सी क्रिया करते हैं? संघनन की क्रिया, कंडेंसन की क्रिया कहते हैं। टेम्परेचर को हमने क्या किया? डी इंक्रीज किया, कम किया। तो एनी मैटर इज द गैस स्टेट चेंज नाउ टू द लिक्विड स्टेट, वी कॉल इट प्रोसीजर इज द नेम ऑफ कंडेंसन प्रोसीजर, संघनन की क्रिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जब किसी द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में बदलेगा तो वाष्पन, और वाष्पन का उल्टा संघनन की क्रिया होती है। नोट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो आप लोगों ने देखा वह है द्रव का वाष्पन। द्रव के वाष्पन जो है किन कारकों पर निर्भर करता है, उसमें हमने बताया द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात नेचर ऑफ लिक्विड्स पर निर्भर करता है, सरफेस एरिया यानी कि द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और तीसरा हमने बताया था ताप पर निर्भर करता है। अब वाष्पन की क्रिया के बाद फिर हम राउल्ट नियम की तरफ अग्रसरित होंगे। तो राउल्ट नियम का अध्ययन कल किया जाएगा। आज की कार्रवाई यहीं पर स्थगित की जाती है। थैंक यू, धन्यवाद।